चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीपीपी नंबर 62 के सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपको पता चल गया होगा कि डीपीपी की कितनी इंपॉर्टेंस है। हर क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत सीरियसली करना है, हर डीपीपी को बहुत सीरियसली करना है। वो कहते हैं कि भरोसा रख अपनी भाषा और विचारों पर, कभी कभी जर्रा भी छा जाता है सितारों पर। अगर करनी है मंजिल की तलाश तो उस समुंदर को ढूंढ, कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त बैठ कर किनारों पर। हम फर्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ये डीपीपी है, मैग्नेटिक फोर्स एंड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे। तो बच्चों अपने को सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है और अपने से ये पूछा है चार्ज जो है वो कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बच्चों हमें फोर्स का फार्मूला पता होता है, F इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। हम वी क्रॉस बी निकाल के ही क्या बता सकते हैं, वी क्रॉस बी निकाल के फोर्स की डायरेक्शन को बता सकते हैं। वैसे तो जिसको वेक्टर पे अच्छी कमांड हो वो इसको डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन मैं पूरा आपको ये एक सिस्टम से समझा देता हूं। हमारे पास देखो v की जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो अपने को देखो दे रखी है 2i कैप, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस में है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी अपने को जो वैल्यू है वो दे रखी है, पूरा बी वेक्टर जो है वो ओनली i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ये दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले हम v क्रॉस b करके देखें। तो अपने को फार्मूला पता है i माइनस जे के, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेने का एक सिंपल सा मेथड है। तो हमने यहाँ पर i के कंपोनेंट लिख दिए, पहले हमने v के लिखने हैं। v में i के कंपोनेंट 2 है, j में है नहीं और k में है नहीं। ऐसे ही इसमें i कंपोनेंट, i के जो कोफिशिएंट है 1, फिर 2 और फिर कितना 3। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू 1 2 3 मैंने लिख दी। अब जब हम i कैप को फाइंड करेंगे तो हमने इन दोनों को छोड़ देना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो जो आ जाएगा 0, क्योंकि 0 ये भी 0 और 0 माइनस 0 आ जाएगा। फिर j जो है वो माइनस का लेना होता है, माइनस का j कैप। अब इन दोनों को छोड़ देना है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से जो कि आएगी 6, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 जो कि आएगी 0। अब k जब देखेंगे तो k वाली लाइन को छोड़ देना है। अब प्लस में k प्लस में आता है, i भी प्लस में आता है, k भी प्लस में, बस j माइनस में आता है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे जो कि 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा 4, क्योंकि दिस 2 into 2 4 और ये 0 होता तो मैंने सीधा 4 लिख दिया। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास जो F वेक्टर है वो आ जाएगा Q, मतलब कि फोर्स इनटू में वो पूरी वैल्यू लिख दो। तो आप देखोगे 6j कैप प्लस में, सॉरी माइनस का 6j कैप प्लस में 4k कैप। अब जो फोर्स है देखो वो दोनों ही क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, दोनों ही एक्सिस के लोग आ रहा है, J में भी और K में भी। तो हमको पता है जब J और K में आएगा दैट मींस ZY प्लेन माना जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए Y और ये Z एक्सिस, तो ZY प्लेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें भी बच्चों ऐसा ही क्रॉस प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। अब मैं डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसकी लेके दिखा देता हूं और फिर इनमें से ऑप्शन बताना है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो पहले फिर वही I माइनस j कैप और k कैप। यहां पर I के कंपोनेंट पहले लिख दो, वेलोसिटी के कितने हैं a d 0, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं कैपिटल A कैपिटल D 0। जब आप I कैप फाइंड करेंगे तो I कैप के लिए क्या आ जाएगा, I कैप पे ही यहाँ पे इसको नहीं लेना, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा 0, माइनस का j कैप। जब आप j कैप लेंगे तो इन दोनों को हाइड कर दो। अब a की मल्टीप्लाई इससे 0 और इसकी मल्टीप्लाई इससे ये भी कितना आ जाएगा 0। अब k कैप के कंपोनेंट देख लेते हैं बच्चों। k कैप के कंपोनेंट देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे जो कि हो जाएगी a d, स्मॉल a इंटू डी। इसको हम स्मॉल a इंटू डी, स्मॉल a इंटू में कैपिटल D माइनस दिस इंटू दिस करना होता है, माइनस का कैपिटल A इंटू स्मॉल d। तो हमारे पास ले देके है ना, जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा Q इंटू में इनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या है, देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ओनली वो बच गया A कैपिटल D माइनस कैपिटल A स्मॉल d। अब देखो जब आप फोर्स को 0 रखोगे बच्चों तो ये Q तो 0 हो नहीं सकता, चार्ज तो ये पूरी चीज 0 तब हो सकती है जब हम इनको ऐसे 0 रख दें, तो ये 0 होगी तब जब इसको वहां ले जाओ। हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको यहां लेके आओ तो आ जाएगा ये वाला जो ए डी है, ए कैपिटल डी, ये इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ए स्मॉल डी के, ये माइनस चीज यहाँ के प्लस बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। देखो फोर्स 0 होगा तो
ए कैपिटल डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल डी कैपिटल ए के। बस ये आगे पीछे लिखा हुआ, अदरवाइज ये चीज यही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों। वो कह रहे हैं कि इस तरह से वेलोसिटी दे रखी है एक इलेक्ट्रॉन की और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। सबसे पहले तो बच्चों अपने को फोर्स के लिए रूल पता होना चाहिए। हम स्क्रू रूल करते हैं, या इसको हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो बच्चों, अगर मान लो ये हमारे पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइट एज्यूम कर लो ऊपर है, तो हमको पता है V क्रॉस B करना है। तो V क्रॉस B कैसे हो सकता है, आप V पे हाथ रखो और B की तरफ जाओ, B ऊपर है तो ऊपर जा रहा है, तो अपने को क्या समझना है, थंब बाहर आएगी, उसमें फोर्स कहां लगेगा, बाहर। बट ये रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। नेगेटिव के लिए करते हैं, इसी रूल को अपन या तो लेफ्ट हैंड से कर ले, या हम क्या कर ले, राइट हैंड का करके उल्टा कर ले। तो अभी देखो हमारे पास यहां पर जो ये दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है। देखो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लेफ्ट हैंड का यूज कर लेंगे। अब तो अभी क्या होगा, सबसे पहले तो देखो उन्होंने पूछा है फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, तीनों अलग अलग फिगर में। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि देखो जो चार्ज है वो नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है। जब भी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 डिग्री या 180 हो, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 0 पे भी 0 होता है, 180 पे भी 0। तो थर्ड वाले का 0 आना चाहिए, तो 0 हमारे पास तीन अलग चिन्हों में है, ए तो हो नहीं सकता, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। अब हम इसके अंदर फिर ये वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला। अब देखो बच्चों, चार्ज की वेलोसिटी कहां है, तो वेलोसिटी देखो उधर की ओर है, तो मैंने वेलोसिटी वहां बना दी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, थंब कहां जाएगा, अंदर। अंदर जाने वाले क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो देखो नेगेटिव जेड एक्सिस इसमें भी है, इसमें भी है, पर ये सी नहीं हो सकता। अब सेकंड वाले में देखो, आप ये देख रहे हो मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूं, क्योंकि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना। तो हमारे पास जो यहां पर चार्ज दे रखा है उसकी वेलोसिटी है नीचे, तो मैंने डाउनवर्ड कर दिया, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो हमने इसको तो डाउनवर्ड कर दिया और इस थंब को ऐसे कर्ल, फिंगर को कर्ल किया, थंब आता है इधर। इस एक्सिस को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो बी ऑप्शन है ये ठीक हो गया। तो हमारे पास बी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, वो है केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप द स्ट्रेट वायर विल एक्सर्ट ए इनवर्ड फोर्स। ये देखो बच्चों, इसके अंदर अपने को क्या क्या रखा है, इस तरह से ये एक हमारे पास कोई एक लूप दे रखी है, इसके अंदर एक करंट जा रहा है और इसके अंदर से एक वायर पास कर रही है। इसके अंदर से क्या कर रही है, एक करंट कैरिंग वायर पास कर रही है, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। इसमें भी करंट है और इस लूप के अंदर भी क्या है, करंट। तो अपने से पूछा है द स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर है इस पे कितना जो है फोर्स लगाएगी। बच्चों देखो, जो ये अपने आप में ये भी क्या है, एक वायर। अगर मैं इस पॉइंट पे कहूं, इसमें मान लो जो करंट है वो इस डायरेक्शन से चल रहा है कोयल के अंदर, जो कि इस टाइम पे कहां है, मान लेते हैं इनवर्ड, या मान लो आउटवर्ड है, कुछ भी मान लो। तो अगर हम इस पे देखें, यहां पर हमारे पास इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट करंट वेरिंग वायर का, वो भी इसके चारों ओर होगा, वो भी कहां होगा, इसके इनवर्ड, जैसे ऐसे इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। मतलब कि एंगल जो है इस जो व्हाइट वाले का एलिमेंटर, इसमें या तो 0 डिग्री बनेगा या 180, क्योंकि नीचे वाले में करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा होगा या उल्टा चल रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वायर के सिर्फ वो भी ऐसे चल रहा है, तो एंगल या तो क्या बनेगा, 0 या 180। दोनों ही केस में हमें पता है करंट कैरिंग वायर पे फॉर्मूला होता है ILV sin थीटा। जो लूप है उसके इस एलिमेंट को हम देखें तो उसके लिए थीटा जो है वो कितने डिग्री बनेगा, या 0 या 180। तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो व्हाइट वाली लूप हमने ली है, तो इसलिए विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या रखा है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये इलेक्ट्रॉन की अपने को वेलोसिटी दे दी, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसकी अपने को वेलोसिटी दे दी जो कि एक्स एक्सिस में है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वहां को दे रखा है अपने को वाई एक्सिस में। वो कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां हो कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ना लगे। बच्चों पहले तो ये देखना है कि अभी इलेक्ट्रॉन पे कहां फोर्स लग रहा है। देखो नीचे अगर हम मान ले पॉजिटिव प्लेट है, ऊपर नेगेटिव प्लेट है, तभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां की तरफ जा सकता है,
वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, तभी वो ऊपर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो अपने को यह पता है कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ धकेला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन केस है तो आपको राइट हैंड का रूल नहीं करना, यूज नहीं करना, लेफ्ट हैंड से कर सकते हो। राइट से करोगे तो आंसर आएगा उसका अपोजिट करना पड़ता है बस। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिया रूल। अब देखो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग जाए तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा चला जाए, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है? नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट खींच रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव था। तो बच्चों चलो, जा रहा है इलेक्ट्रॉन वहां, हम चाहते हैं फोर्स ऊपर लगे, तो हमको ये फिंगर को कहा, वेलोसिटी में तो अपन रख दिया, हाथ को घुमाना कहां है? बाहर की तरफ, तभी आ सकता है थंब ऊपर। तो हम कहेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा और सीधा चला जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या रखा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो चार्ज पार्टिकल मूव करता है प्लेन। अपने से पूछा है कि देखो ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं यहां पे ऐसे जा रहा, अगले पल में कहां जाने लग गया? नीचे। और ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दे रखा है, आउटवर्ड दे रखा है, और अपने से पूछा है कि ये बताओ चार्ज जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है और स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। सबसे पहले हम राइट हैंड से देखते हैं बच्चों। ऊपर देखो एरो मैंने कहां लगाया? उधर। एरो को वहां लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले आओ, थंब का जाता है नीचे। राइट हैंड के अकॉर्डिंग इस पे नीचे फोर्स लगना चाहिए था, यस, और ये चार्ज जा भी कहां है? नीचे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तभी मैंने चार्ज की वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा है और मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ थंब नीचे आ गया। हम नीचे आ गया तो इसका मतलब ये हमारे राइट हैंड को फॉलो कर रहा है। राइट हैंड में ये रूल किस चार्ज के लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो चार्ज तो पॉजिटिव है, तो बी और ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चों अपने को ये भी पता है जो रेडियस है उसका फार्मूला होता है कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो, mv बाई क्यू बी। तो हमको ये समझ में आ गया कि जो इसके अंदर, क्योंकि रेडियस कम होती जा रही है तो वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है? कम। ये देखो चक्कर जो है वो छोटा 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 होता जा रहा है। अगर रेडियस कम हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? कम। इसलिए हम कह देंगे चार्ज पॉजिटिव है और स्लो डाउन कर रहा है, ए ऑप्शन ठीक होगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन में कह रखा है करंट 10 एम्पियर है और वायर की लेंथ भी दे रखी है, फोर्स भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एंगल पूछा है। बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, भाई बेस क्वेश्चन है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। चलिए हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो साइन थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू एफ बाई आई एल बी। तो फोर्स है देखो वो दे रखा है 15 न्यूटन। नीचे देखो आई जो है करंट अपने को दे रखा है 10 एम्पियर। जो लेंथ है वो अपने को दे रखी है 1.5 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखा है 2 टेस्ला। ये एक्चुअली में 10 और ये 15 बन गया। 15 से जो 15 है वो हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास 1/2 बच गया। साइन थीटा अगर 1/2 है तो हाफ है, मतलब कि तो थीटा जो है वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बच्चों इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, अपने को लेंथ दे रखी है, करंट जो है वो एक्स एक्सिस के लोग है और आई दे रखा है। बच्चों सबसे पहले तो हम समझ ले इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहां लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा को एल क्रॉस बी लिखते हैं, मतलब एल वेक्टर और बी वेक्टर को अपने को क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों जो लेंथ होती है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है, इसलिए यहाँ पे जो एल वेक्टर है वो तो हो जाएगा एल आई कैप, क्योंकि करंट ओनली कहां पे है? एक्स एक्सिस के लोग हैं, तो एल आई कैप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का पूरा सिस्टम अपने को दे रखा है, बी नोट दे रखा है, बी नोट आई कैप प्लस बी नोट जे कैप प्लस बी नोट के कैप, ये दे रखा है। अपने को एल और बी की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। अभी अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना सीखा ही था कि आई यहां लिख दो माइनस जे, यहां लिख दो के। तो यहाँ पे पहले आई के एल के बारे में लिखना है। एल के आई कंपोनेंट क्या है? एल 0 0। इसके लिए बी नोट बी नोट बी नोट, हमने यहां लिख लिया बी नोट बी नोट बी नोट। जब आप यहाँ पे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो आई कैप है इसके लिए इन दोनों को छोड़ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी इसके, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का जे कैप। अब जे कैप में इन दोनों को छोड़ना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा एल बी नोट माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा 0, इसलिए माइनस में 0 आ गया, प्लस का के कैप। अब के कैप को सोल्व करते टाइम इन दोनों को छोड़ देना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे जो की हो जाएगी एल बी नोट, इसकी इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस में 0। एल बी नोट जे कैप एल बी नोट के कैप आ गया।
तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो आ गया आई इंटू कितना बच्चों, एल बी नोट, ऐसे माइनस का है तो माइनस एल बी नोट जे कैप प्लस में एल बी नोट के कैप, मतलब ये वाली टर्म और ये बच चुकी है हमारे पास। अब जब देखो ये तो फोर्स वेक्टर की फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, अंडर द रूट पहले का स्केयर दूसरे का, मतलब एल स्केयर बी नोट स्केयर, ये भी उतना ही है एल स्केयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एल और बी नोट बाहर आ जाएंगे तो आ जाएगा आई 2 एल बी नोट, 2 जो है ना ये सॉरी रूट में रहेगा, एल और बी नोट का स्केयर बाहर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर स्पीड को अपने को डबल कर दिया तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 4 टाइम हो जाएगा। रीजन ये दे रखा है कि एक्सेलरेशन वी क्यू बाय आर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर मास को हटा दें क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये चीज बन जाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बच्चों अपने को वी स्क्वायर बाय आर होता है, इसलिए ये तो इसका रॉन्ग हो गया। अब असर्शन देखते हैं बच्चों, हमको ये पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक सर्कल में घूमेगा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल। इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, इसकी होती है हमारे पास क्यू वी बी। सर्कल में तब घूमता है जब साइन 90 और साइन 91 होता है। तो यहां से जब आप देखोगे इतनी वैल्यू, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये मास वहां डिवाइड में आ गया क्यू वी बी बाय एम। एक्सेलरेशन v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वेलोसिटी को डबल करना है तो एक्सेलरेशन भी उसका डबल हो जाएगा क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हमने देखा ये पूरा v स्क्वायर बाय आर जो है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए इसका असर्शन ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें क्या रखा था वेलोसिटी डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन 4 टाइम हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। तो दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए ए इज फॉल्स एंड आर इज आल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10th में जा रहे हैं, इसमें कह रखा है कि चार्ज पार्टिकल है वो ओरिजिन से मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने को एक्स डायरेक्शन में दे रखा है भाई साहब, और कह रखा है एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दे रखा है। बच्चों अपने से ये पूछा है कि थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो कौन डिसाइड करेगा। स्पीड होता है, वेलोसिटी में तो देखो डायरेक्शन और वैल्यू दोनों आती है, लेकिन स्पीड में ओनली क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। तो ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी वर्क नहीं करते, स्पीड को घटा बढ़ा नहीं सकते, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। मैं वैसे बताता हूं ऐसा क्यों है, देखो क्योंकि है ना जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाते हैं वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, मतलब कि जो फोर्स है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो कभी वर्क नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। ये जो एंगल होता है ये होता है कि कहां डिस्प्लेसमेंट हो रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फोर्स एस, तो हमने देखा अभी अभी फोर्स और जो वेलोसिटी जहां बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है दोनों में एंगल 90 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जब यहाँ 90 पुट करेंगे तो वर्क जीरो, अगर वर्क जीरो है तो स्पीड ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, इसलिए ये तो वर्क कर नहीं सकता, यही कर सकता है। और हमें पता है कोई भी चार्ज है, यहाँ पे चार्ज पड़ा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, नीचे मतलब पॉजिटिव प्लेट होगी ऊपर नेगेटिव होगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो ये जो चार्ज है इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव तरफ जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो क्यू चार्ज है इसको ओनली जो वाई डायरेक्शन है ना वहां पे जो है इसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी ओनली वाई डायरेक्शन की तरफ, उधर वाले फील्ड में या उधर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा ही, इसलिए ओनली ऑन वाई कंपोनेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द साइक्लोट्रॉन। बच्चों साइक्लोट्रॉन जो है सीबीएसई सिलेबस से तो कट है, लेकिन कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है। इसमें क्या है, ऊपर से नीचे मैग्नेटिक फील्ड चलता है और एक चार्ज ऐसा चलता रहता है, घूम जाता है। घूमने के लिए बस 2 डी लगा रखे होते हैं, इस डी के अंदर यहाँ पे पहला डी होता है, यहाँ दूसरा डी। आप एक बार ये डी पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है जिससे चार्ज को धक्का लगता है, तो ये मैंने बता दिया कि पॉजिटिव इस चार्ज को धक्का लगाएगा, अंदर जाके घूम जाता है, और ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होता है। तो मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूं। देखो वो कह रखा है कि ये एक मशीन है जो चार्ज को एक्सेलरेट करती है, यस, क्योंकि चार्ज को धक्का लगा, इस पॉजिटिव ने इस टेस्ट चार्ज को धक्का लगाया, इसमें दोनों ही फील्ड होते हैं, तो ये भी ठीक है। जिसका जो ऑपरेशन है वो इस पे डिपेंड करता है
कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पे और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ये भी ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने किया नहीं। बच्चों आपने सर्कुलर मोशन एक चार्ज पार्टिकल का पढ़ रखा है, उसके फॉर्मूले में आपको बता देता हूं। आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी आए थे, एम बी बाई क्यू बी, और यहां से आपने वेलोसिटी निकाल ली थी कितनी, क्यू बी आर बाई एम। यहां से टाइम पीरियड भी आ गया था 2 पाई आर की जगह आपने लिखा एम बी बाई क्यू बी, तो आ गया था एम बाय क्यू बी। ये टाइम पीरियड भी आ गया था। देखो टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आप ये मत समझो कि साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है कोई बहुत भारी क्वेश्चन है या बाहर से है, तो ये आप कर सकते हो। तो डी ऑप्शन जो है ये इसमें करेक्ट नहीं होगा। पढ़ लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है वो आर्बिट्रेरी पाथ फॉलो करता है, नहीं। साइक्लोट्रॉन को थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो वो अंदर ऐसे ऐसे पाथ फॉलो करता है, साइक्लोट्रॉनिक पाथ फॉलो करता है, एक चार्ज कोई भी पाथ फॉलो नहीं करता। तो डी जो है ये रॉन्ग है, पर हमको यही बताना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, वो कह रहे हैं ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए दे रखा है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अपने से पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। बच्चों टाइम पीरियड का फार्मूला अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू बी ऊपर और 2 पाई एम नीचे, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम मास। बी निकालना हो तो बी का क्या फार्मूला हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई एम बाय क्यू। यहां से जो बी है, अब देखो फ्रीक्वेंसी बच्चों अपने को कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 12 मेगा हर्ट्ज। तो 12 मेगा के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 इंटू में 2 इंटू में इसको 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, पाई को कुछ भी ले सकते हो। मास ऑफ प्रोटॉन अपने को दे रखा है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27। चार्ज ऑफ भी दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है देखो, चार्ज क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। तो बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी एक बार सोल्व करके देख लेता हूं। तो यहां पर ये मान लो अप्रोक्सीमेट 1.6 है, तो ये 1.6 से 1.6 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पर 10 की पावर का देखो फंडा है ही नहीं, सारे 0 पॉइंट समथिंग में आ रहे हैं। तो ये इसका जो आंसर है बहुत क्लोज आएगा, क्लोज है। तो अपने को 12 इंटू 2 और फिर 22 ये करके देखना है। तो आप यूं मान लेते हैं ये 12 इंटू 2 ये तो बन गया हमारे पास 24 बन गया, और ये 3.14 होता है। तो करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, हमारे पास ये आ जाएगा 3.14। 3.14 को मैं अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं 3.2 मान लेता हूं, और साथ में हमारे पास क्या है 24 है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से, तो हमारे पास आ जाएगा ये 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 12 क्रॉस, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। अब इसको सोल्व करके 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए हमारे पास, तो 7.68। तो हमारे पास ये वाला जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट होगा। 10 की पावर को आप सोल्व कर लेना, ये 19 है, ऊपर जाके पहले किसका बन जाएगा, प्लस का 6 ऑलरेडी 25 बन जाएगा, और यहां से हमारे पास माइनस का 27 था, तो माइनस का 2 फिर सोल्व करोगे तो हमारा ये 0.79 ही आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 भी बच्चों थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए क्या रखा है, प्रोटॉन है, अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी अपने से पूछी है। बच्चों अपने को काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है क्या होता है, हाफ mv²। अच्छा जी, प्रोटॉन है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है अपने को, इफ द रेडियस भी दे रखी है अपने को डी की, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो भाई साहब हमें वेलोसिटी देखो बतानी है काइनेटिक एनर्जी के लिए। जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमारे पास 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड। अब इसका स्केयर करना है, 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड का स्केयर करना है। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी हाफ एम, और 1/t को अंदर के अंदर बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू आर इंटू फ्रीक्वेंसी। इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 1/t को फ्रीक्वेंसी मान ली। तो बच्चों अपने पास यार फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1 टेस्ला।
मैं बस ये देख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई नीड नहीं पड़ी इसमें, तो हाफ mv² फॉर्मूला लगाया। चलिए इससे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को रख के देख लेंगे। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास आ जाएगी हाफ, देखो मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है अपने को, ये पुट करना पड़ेगा जो कि होगा 1.67 इंटू 2 का स्क्वायर 4, हमने मान लिया 4 इंटू अपने को करना है पाई का स्क्वायर जो कि अप्रोक्सीमेट 10 होता है। तो अभी मैं नहीं लिख रहा, इसको मैं लिख देता हूं पाई का स्क्वायर को 22/7 का स्क्वायर। रेडियस देखो अपने को दे रखी है 55 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.55 का स्क्वायर। अच्छा फ्रीक्वेंसी देखो 10 की पावर 11 मेगा हर्ट्ज दे रखी है। तो मेगा हर्ट्ज के लिए पहले तो आपने क्या किया, 10⁻11 किया, सॉरी 10 नहीं, ओनली 11 किया, 11। और मेगा के लिए क्या किया, 10 की पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 10 की पावर 6 से अपन को मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 6 से अपने को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ऊपर 10 की पावर 6 है। तो यहां तक अपने को दिख रहा होगा, तो आप ये थोड़ा सा कर लेंगे। इनटू में क्या है, 10⁻6 दे रखा है, ये मैं कट कर रहा हूं यहां से। पूरे के डिवाइड में बच्चों अपने को जो भी आएगा उसके अपने को देखो उन्होंने पूछा देन काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये तो जूल में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना एक, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। लेकिन फिर मेगा में और करना हो तो 10 की पावर 6 से इसको और डिवाइड करना होगा। पहले ऊपर वाली टर्म को सोल्व करके ये वैल्यूज को फिर पुट करेंगे, इससे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये आ जाएगा। इसको फिर भी आप देख लेना, आए जहां तक मैं श्योर हूं सी ऑप्शन आएगा, बट ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसमें अपने को क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है हाई स्पीड डाउन द एक्सिस ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। एप्लीकेशन ऑफ दिस अपने को क्या रखा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज टू 2 वोल्ट द इलेक्ट्रॉन विल नाउ एक्सपीरियंस ए फोर्स, द पार्टिकल एंड पासिस थ्रू यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, वो कह रहे हैं कैथोड रे से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। कैथोड रे आपको पता है एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, एक कैथोड बनाते हैं एक एनोड, एक टर्मिनल को बनाया नेगेटिव, दूसरे को क्या बनाया हमने, दूसरे टर्मिनल को पॉजिटिव। यहाँ पे जो अपन ने पूरी वो क्या दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस, जब वो V होता है और इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, चल रहा होता है, बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री वाले मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है F। बच्चों अब वो कह रहे हैं जब हमने पोटेंशियल को V से 2V बना दिया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों आप ये देखो, सबसे पहले पोटेंशियल का फंडा समझो, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जितना पोटेंशियल होगा उतना वर्क होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डबल हो जाएगा तो वर्क डबल हो जाएगा। वर्क ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, मतलब हाफ mv² जो है ना वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। इसके अंदर ये तो वेलोसिटी है और ये है पोटेंशियल, तो अकेला जो v है वो डिपेंड करता है ओनली अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। अगर आपने नए वाला पोटेंशियल कर दिया 2v, तो नई जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी √2v, या मैं लिख दूं v√2। v तो रहेगा ही, अब v डैश जो नए वाला पोटेंशियल है वो 2 गुना किया है, 2v किया तो ये आ जाएगा, जो नई वेलोसिटी है वो आ जाएगी √2 टाइम ऑफ, मतलब √2 टाइम ऑफ ओल्डर वेलोसिटी, √2 टाइम ऑफ ओल्डर वेलोसिटी। एक बार फिर से समझ लो बच्चों, यहां पर देखो अगर आपने वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है अंडर रूट v के ऊपर। अगर v 4 गुना होता तो वेलोसिटी बस 2 गुना होती। अब जो नया पोटेंशियल है अगर वो 2 गुना हुआ तो ये √2 टाइम हो जाएगी पुराने वाली वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी √2 टाइम होगी। बच्चों अपने को फोर्स का फार्मूला पता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल में कितना होता है, QVB sin थीटा। देखो आफ्टर ओवरऑल तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है वो B मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, बस एक बार इसकी पहले वेलोसिटी v थी तो फोर्स F था, अब की बार वेलोसिटी √2v हो गई हमारे पास, फोर्स भी क्या हो जाएगा F√2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। बच्चों इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए और वो फोर्स पूछे तो इसमें अपने को इफेक्टिव लेंथ लेनी होती है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है बच्चों,
सारे कंपोनेंट जो है, आप देखो अगर कोई बॉडी ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट इधर है, करंट का एक ऊपर होगा, ये कैसे होगा, इसके मैंने पार्ट ले लिए, एक इधर और एक ऊपर। ऐसे ही जब आप यहां आओगे तो एक इसके दो कंपोनेंट, एक नीचे और एक आगे। कोई चीज अगर ऊपर जा रही थी इस तरह से तो वो आगे भी जा रही थी और ऊपर भी जा रही थी। अब कोई चीज नीचे आ रही है तो आगे भी जा रही है और ऐसे भी आ रही है, मतलब इस नीचे को क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड भी आ रही है और आगे भी जा रही है। अब इसके अंदर है ना, जो ये वाले कंपोनेंट है ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक ही वायर में करंट ऊपर एक में नीचे, तो उसका तो फोर्स कैंसिल हो गया। ओनली ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये कंपोनेंट कब तक ऐड हो जाएंगे, जब तक कि पूरी लेंथ ना बन जाए। तो इसमें हम मानते हैं कि इस तरह से कोई एक लेंथ पड़ी है, ये पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड। ये थ्योरी लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चन करने वाले, बाकी ये क्वेश्चन करके ही सीखे जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से इनवर्ड दिखा रखा है, साइन थीटा कितना हो गया 90, और साइन 90 क्या होता है 1। जो लेंथ है इस पूरी वायर की, अगर रेडियस R है तो लेंथ कितनी होगी 2R। तो I इंटू 2RB देखना अपने को, I इंटू 2RB। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बच्चों ये फिर आके देखो करंट एंटर कर रहा है I, हम मान ले कि ये इतनी खुली लूप है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी ये वाली। इफेक्टिव लेंथ ये वाली हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर करंट अगर I था तो इसके एक पोर्शन में कितना करंट जा रहा था, I बाय 2, I बाय 2। अब ये जो पूरे इफेक्टिव लेंथ अपन ने ये वाली ली है ना, जब इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास ये साइड A थी, तो ये क्या होगी A पूरा हो गया 2A, ऐसे ये भी 2A। तो ये जो लेंथ इफेक्टिव लेंथ ले रहे हैं वो कितनी होगी, √2 टाइम ऑफ 2A। हमारे पास इफेक्टिव लेंथ भी आ गई, इफेक्टिव करंट भी आ गया। तो हमारे को देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स का फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू I, जो कि है I बाय 2। लेंथ कितनी है, √2 टाइम ऑफ इस साइड का कोई भी एक √2 टाइम का ले लो, ये हो गया 2A, √2 टाइम ऑफ 2A ILB। मैग्नेटिक फील्ड इसमें कितना दे रखा है बच्चों अपने को, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B, साइन 90 हो गया 1। बच्चों इसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में ये लोचा है कि इसके ऑप्शन में B नहीं दे रखा अपने को, तो मतलब कि आंसर तो आना चाहिए था, ये 2 से 2 कट गया, ये आना चाहिए। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड साथ में होता तो इस पे इतना फोर्स लगता। तो आप इसको ठीक कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दे रखा होता तो ये ठीक था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अपने को B भी दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखी है, पाथ पूछा है। बच्चों ये तो थ्योरी कंसेप्ट का काम है कि जब भी चार्ज पार्टिकल चल रहा हो सीधा, मतलब अलोंग या इसके अपोजिट, तो उस पर फोर्स लगता है 0, पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। सेकंड, जब भी चार्ज पार्टिकल बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे होता है तो उस टाइम पे सर्कुलर पाथ होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन होता है। अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे जा रहा होता है तो हम कहेंगे इसके दो कंपोनेंट है, सीधा भी जा रहा है ऊपर भी, मतलब आगे भी जाएगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, सर्कुलर भी। तो ये हेलिकल पाथ है। ये बेटर थ्योरी लेक्चर में समझने का काम है, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहां से बताता हूं। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक्स एक्सिस की मैंने दिखा रखा है, वेलोसिटी वाई में भी है और एक्स में भी है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है उसकी कहीं बीच में। अगर इस तरह से कभी भी चार्ज पार्टिकल जाएगा ना तो वो अलोंग जा रहा है, ना ही परपेंडिकुलर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी एंगल पर जा रहा है, इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को गिवन है कि हमारे पास इस तरह से कोई एक वायर है जिसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब अपने को ये पता है बच्चों, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे नीचे आ रहे होंगे। अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। अगर जब इस वायर में करंट चलेगा तो देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन या तो नीचे की साइड जा रहे होंगे या घूम के ऊपर जा रहे होंगे, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब बच्चों अपने को पूछा है कि फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना है। हमारे पास फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो Q को अपन ने यहाँ पर E ले लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये QVB साइन 90 डिग्री 1 ले लिया। अब बच्चों हमको ये पता है कि जो इसमें V है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये यूनिट नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से काम चलता आ रहा है, I इज इक्वल टू NEA/VD। यहां से हम E और VD को निकाल लेंगे, जो कि I बाय NA आ जाएगा। तो हमने E और VD को उठा के लिख दिया I बाय NA। B ऑलरेडी था ही हमारे पास। यहां पर अपने को सब चीजें गिवन है,
आई की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने पर ये गिवन है, एरिया गिवन है, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से जा रहा होता है, मान लो थीटा एंगल बना के जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी का कोस कंपोनेंट है वो तो चाहता है ये आगे जाए, और वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है ये चाहता है कि ये घूमे। क्योंकि देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास उस साइड की ओर दे रखा है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस की साइड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड वहां की ओर जा रहा है इस तरह से, और कोई चार्ज पार्टिकल है वो किसी एंगल पे जा रहा है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये जो थीटा एंगल है किस किस में है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। तो वेलोसिटी का यहाँ कंपोनेंट कितना आ गया, v cos थीटा। ये कंपोनेंट घुमाता है और ये आगे चलाता है। अब बात आती है पिच की। पिच होता क्या बच्चों, जब भी ऐसे हेलिकल पाथ बनता है तो एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में ये आगे कितना चला गया, क्योंकि ये साथ साथ आगे भी जा रहा है, इसको बोलते हैं पिच। तो बच्चों अपने से यही पूछा है कि रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगी। तो बच्चों अगर हम कह दें कि रेडियस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, r इज इक्वल टू होता है mv बाय क्यू बी। आपकी बारी जो रेडियस बनेगी, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस बनेगी, वो v नहीं होगी, वो कितनी होगी, v साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी सारी की सारी घुमा नहीं रही, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इसको रिवॉल्व करा रहा है, v साइन थीटा, और आगे की तरफ लेके जा रहा है v cos थीटा। मतलब पिच एक किस्म का डिस्टेंस है। डिस्टेंस होता क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब ये वेलोसिटी इंटू में टाइम। बच्चों इस वेलोसिटी को मैं पहले सीधा ही लिख देता हूं v cos थीटा, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो हमने यहां पर v cos थीटा इंटू टाइम, और टाइम कितना, पिच की डेफिनेशन समझो, एक पूरा चक्कर होने में पार्टिकल आगे कितना जाता है, तो पिच वो टाइम हो गया जब ये अपना पूरा एक रेवोल्यूशन पूरा करता होगा। एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की जगह आपको लेना पड़ेगा v साइन थीटा, क्योंकि वेलोसिटी का जो साइन कंपोनेंट है वो ही क्या करता है, इसको रिवॉल्व घूमने में हेल्प कर रहा है, और cos थीटा आगे लेके जा रहा है। बच्चों अब अपने को ये वैल्यू सारी अपने पास इक्वेशन आ गई। यहां पर देखो ये v से v कट जाएगा, ये साइन नीचे cos ऊपर है, हमको r निकालना है। तो r के लिए क्या होगा, x अपॉन 2 पाई, देखो साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन आके ऊपर आ गया साइन थीटा, और ये cos नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे r, जो कि अपने को फाइंड करना है। देखो एंगल अपने को गिवन है तो 30 डिग्री एंगल गिवन है, जब यहाँ पे साइन 30 पुट करेंगे और यहाँ पे भी हम कितना पुट करेंगे, cos 30, देन इट विल बिकम टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो अगर हम यहाँ पे इसको हटा के लिख दे 1/√3, तो x अपॉन 2 पाई √3 आ जाएगा, तो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक पार्टिकल कह रखा है जिसका चार्ज भी अपने को गिवन है, उसकी वेलोसिटी भी अपने को गिवन है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। मतलब जो चार्ज की पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कहां पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। वो एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ऊपर की ओर, तो ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स। अब कोई चार्ज वहां जा रहा है, अब देखो नेगेटिव चार्ज हो ना तो हमेशा लेफ्ट हैंड से ये रूल लगाया करो, या राइट से लगा के उसका उल्टा कर दिया करो। अब नेगेटिव चार्ज मैं लेफ्ट हैंड का यूज करता हूं, चार्ज जा रहा है वहां वेलोसिटी पे हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो अंदर की तरफ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। ऐसे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाए जो इसको अंदर के बजाय बाहर फोर्स लगा दे, और उतना ही लगा दे जितना कि ये तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही जा रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स इतना हो जाए कि इसको बाहर की तरफ फोर्स लगा दे इलेक्ट्रॉन को, और उतना जितना कि मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, तब ये चार्ज स्ट्रेट जा सकता है। तो अपने से पूछा भी है कि देखो ये जो चार्ज है वो स्ट्रेट जा रहा है, अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अपने को बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अपने को ये समझ आ गया कि जितना भी जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाए, क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल हो जाए, तो हम कह देंगे, तो वो कंडीशन आ सकती है कि अगर नेगेटिव चार्ज को अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा है उतना ही बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भेज दे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा चला जाएगा। अब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री था, ये साइन 90 बन के 1 बन जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा बी, निकाल लेंगे, जो बी है वो आ जाएगा ई अपॉन वी। अब ई अपने को दे रखा है 10⁴ और वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो नीचे खाली 10 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 10⁻³ टेस्ला, जो कि हमारा आंसर नंबर ए है।
मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को कह रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 600 वोल्ट अप्लाई करते हैं और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उनके बीच में सेपरेशन भी दे रखा है 3 mm, और अपने को कह रखा है इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखी है। बच्चों देखो अपने को इस तरह से कह रखा है कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कैसी प्लेट है, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ की ओर जाएगा, कैसे भी करके इस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाए और इधर की ओर लगा दे, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा दे, तो नेट ये कहीं ना इधर जाएगा ना उधर। तो हम कह रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है इस चार्ज प्लेट के बीच में, उतना ही अगर मैग्नेटिक फोर्स लग गया तो हम कहेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा ना उधर, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब डायरेक्शन की कहीं बात नहीं पूछी तो मैग्नीट्यूड हम इक्वल करके देख लेते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो मैंने ई से दिखा दिया, ई इंटू ई, यहां ई वी बी। बच्चों अभी अपने को साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा लगेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। देखो उसमें कहीं ना कहीं क्या रखा होगा, वर्टिकली प्लेन, द वेलोसिटी अनडिफ्लेक्टेड द प्लेट, द व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। दोस्तों जब भी है ना अपने को कोई, जब तक एंगल ना गिवन हम लेते नहीं है तो साइन थीटा को हम लेंगे नहीं। यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखो ये ई से ई कट जाएगा, अपने से इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ई डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब ई ना पता हो तो वेद वाले फार्मूले से वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस होता है, वोल्टेज गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ये डी इसके डिवाइड में आ जाता है, तो हम ई हटा के वी बाय डी कर देते हैं। डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, वी वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो ये वी है ये वेलोसिटी है। वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो अपने पास आएगा 600 डिवाइड बाय वेलोसिटी, देखो कितना दे रखी है अपने को 2 इंटू 10⁻6 इंटू डिस्टेंस दे रखा है अपने को 3 mm, mm मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये 3 2 जा 6 बन के 6 को कैंसिल कर देगा, नीचे यहां पर बच जाएगा हमारे पास, ऊपर तो बच गया 100, नीचे बच गया 1000, तो ये कट पिट के हमारे पास आ जाएगा 0.1। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रखा है कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के कोई एक चार्ज पार्टिकल बाहर आ गया, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था और मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमने कई बार क्वेश्चन कर लिए कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, तब नेट जो होता है चार्ज बिना किसी चेंज इन वेलोसिटी के सीधा आ जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब है जब हम कहें क्यू ई, ये तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। देखो बच्चों पहली बात तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड क्या रखे हैं, ई बी जो है वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी की भी क्या है परपेंडिकुलर, तो साइन तो 90 हो गया। यहां से अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगी, देखो v आ जाएगा e बाय बी। अब आप देखो बच्चों यहां पर जो अगर मैं कह दूं e b से मल्टीप्लाई करता और b से डिवाइड करता तो ये बन जाता, और अगर मैं कह दूं वेक्टर फॉर्म में लिखता तो e क्रॉस b करता, डिवाइड बाय नीचे b स्क्वायर पर रहने देता, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ओपन करोगे तो ये आ जाएगा e b साइन थीटा, तो साइन 90 हो तो साइन 90 क्या होता है 1, तो ई क्रॉस बी ही ई बी आ जाएगा, तो मैंने इसको ये लिख दिया। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी है वो करेक्ट होगा। इसमें बच्चों एक बच्चों को डाउट आता है कि सर ये क्यों नहीं करेक्ट हुआ फिर, क्योंकि तो इसको भी जो आप बी क्रॉस ई करोगे बी ई साइन थीटा आएगा, बी साइन थीटा में साइन 90 होगा, फिर नीचे वाला एक बी से भी कट के फिर भी वही ई बी बन जाता है। तो मैंने कहा ये इसलिए नहीं आएगा बच्चों, इसके लिए या तो ईएम वेव चैप्टर पता होना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए इस तरह से यहां पर वेलोसिटी हो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है बाहर, और अगर हम ई पे हाथ रखते हैं और बी की तरफ आते हैं तो हम वेलोसिटी की हो जाते हैं। ये ट्रायंगल आनी चाहिए, इससे आप किसी भी फील्ड को निकाल सकते हो। जैसे इसमें देखो बी बाहर की तरफ मैंने दिखा रखा है, बी बाहर है और वेलोसिटी उधर है, ऐसे करोगे तो थंब कहां जाएगा ऊपर, तो बी क्रॉस वी ई होता है। ये वाला आपको ट्रायंगल ये पता होनी चाहिए, इससे आप कर पाओगे, अदरवाइज तो मैंने अपनी तरफ समझा दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक पार्टिकल है उसका स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है। स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारे पास, मान लेते हैं ये होता है चार्ज पर यूनिट मास, ये दे रखा है एस। स्पीड वो करे एक वॉल की तरफ जा रहा है, देखो एक चार्ज पार्टिकल है और मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होगा
तो देखो मान लेते हैं कि इस तरह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड कहीं मान लो, क्योंकि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लगाता है, क्योंकि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो हमें देखना कि बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा हो ताकि वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। अगर हम देखें यहां से एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है जो कि लेट हम कर ले क्यू है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता है ये आगे जाएगा 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 ऐसे घूम जाएगा। अगर ये घूम के अपनी रेडियस जो है वो इतनी बना ले कि जितना क्या था डी, तो इस दीवार को टकराएगा ही। चार्ज पार्टिकल गया, इसने घूमना स्टार्ट कर दिया, बाहर निकल गया और ऐसे चला गया। तो अगर ये है ना अपनी रेडियस डी बना लेना, तो ये चार्ज पार्टिकल उस वॉल को टच ही नहीं करेगा, जस्ट टच करने से पहले बाहर आ जाएगा। तो मतलब हमको रेडियस दे दी इनडायरेक्टली की डी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं वो इस वॉल के टकराना नहीं चाहिए, मतलब वो कहना चाह रहे हैं आर रेडियस का चक्कर लगा ले। अच्छा, वो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर वॉल। बच्चों अपने को रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, एम वी बाय क्यू बी, एम वी बाय क्यू बी। अब बी निकालना तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू, आर को हम डी बोल रहे हैं। ये मास अपॉन चार्ज है, देखो चार्ज अपॉन मास एस दे रखा था, ये उल्टा है तो इसको 1/s लिख देंगे, तो जो बी है वो आ जाएगा v अपॉन एस डी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। वो कह रहे पार्टिकल जो है उनको उनको एक्सेलरेट किया गया इक्वल पोटेंशियल से। तो जब भी पोटेंशियल दे रखा हो ना, तो आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल माना करो, क्योंकि पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है, देखो वर्क होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल, तो वर्क ही क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना चार्ज पे वर्क ज्यादा होगा, मतलब उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है दो इलेक्ट्रॉन की, और वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं R1 R2, तो उनके मासेस की रेशियो बतानी है। चलिए बच्चों पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी 2, इनडायरेक्टली ये गिवन है क्योंकि सेम पोटेंशियल से गिवन है अपने को। देखो V सेम है, W सेम, तो काइनेटिक एनर्जी सेम। अब काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, मैं यहां बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और V का जो फार्मूला होता है, देखो मैंने कहा था ये याद कर लो, R इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, यहां से V निकल जाए कितना, R क्यू बी बाय एम, वो यहां पुट कर दो, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ R स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम। आना तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर में एम स्क्वायर थी, पर एक एम ऊपर था, वो कट के नीचे एम आ गया, ये सारा 1 1 1 1 के लिए आ गया, इज इक्वल टू, अगर हम देखें 2 के लिए क्या होगा, हाफ R2 स्क्वायर Q2 स्क्वायर B2 स्क्वायर डिवाइड बाय M2। अब देखो बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है, पहले वो कट पिट कर देते हैं। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों चार्ज सेम है, बस दोनों की अलग अलग, वो कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्ज, चार्ज सेम है तो क्यू भी डिवाइड हो जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बाद उन्होंने कहा है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ये भी कट हो जाएगा। अब जो एम मास है वो M1 M2 है, अपने को M1 बाय M2 चाहिए, इस M1 को वहां ले जाओ, तो ऊपर क्या आ जाएगा M1, नीचे वाला मास ऑलरेडी M2 था, इस R2 को इस साइड नीचे ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा R1 का स्क्वायर, और R2 नीचे ले आओ तो ये क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर। तो जो M1 बाय M2 की रेशियो वो क्या बन जाएगी, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, तो R1 बाय R2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। वो कह रहे दो पार्टिकल एक्स एंड वाई, उनका मास भी दे रखा है अपने को मास गिवन है, पहले पार्टिकल का m और सेकंड पार्टिकल का मास गिवन है 2m। वो कह रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या दे रखी है, सेम, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। वो कह रहे हैं तो ये बताओ रेडियस की रेशियो क्या होगी। बच्चों अभी अभी हमने किया है, देखो जो रेडियस की रेशियो होगी वो होती है अंडर द रूट m1 बाय m2, काइनेटिक एनर्जी सेम करके देख लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां तक जो रेडियस की रेशियो होगी R1 बाय R2 वो होगी अंडर द रूट m1 बाय m2। तो जो यहां से हमारे पास आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू, एक मास m दे रखा है, दूसरे वाला दे रखा है अपने को 2m, तो अंडर द रूट
m, दूसरा क्या दे रखा है अपने को 2m, m से m कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगी रेशो। 1/√2 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वो कह रहे हैं बच्चों टू आइडेंटिकल चार्ज हैं, वो 30 डिग्री के ऊपर एंटर करते हैं, उनमें ए बी सी जो है ना वो रेशियो है, सॉरी 30 और 60 डिग्री पे चार्ज एंटर कर रहे हैं। आइडेंटिकल चार्ज मतलब सेम चार्ज है, Q1 Q2 सेम दे रखा है। तो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेडियाई और पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, पिच की रेशियो ए और बी ये सभी दे रखा है अपने को, ए बी सी दे रखी है। तो हमने यहां पर देखा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कोई पार्टिकल 30 पे जाए या 60 पे किसी भी एंगल पे जाए, ये पार्टिकल उसको ये वाली वेलोसिटी आगे ले जाती है, ये घूमने में हेल्प करती है। घूमने में हेल्प करेगी, पहले आप रेडियस की रेशियो देख लेते हैं क्या दे रखी है यहाँ पर बी। यहां से आप देख लो रेडियस का फार्मूला वैसे क्या होता है mv/qb, बट अब की बार v नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे v sin थीटा। तो अपन दोनों चार्ज की रेडियस की रेशियो ले ली, b आई थी। इनको सोल्व किया तो m से m और v से v नीचे कट गया, qb कट गया, sin 30 और ये नीचे देखेंगे तो sin 60 है। तो sin 30 को आप बोल सकते हो sin 90 माइनस 30, sin 90 माइनस 60 सॉरी, sin नीचे वाले को बोलो, देखो नीचे वाले को आप क्या बोल सकते हो, इसको बोला जा सकता है साइन 90 माइनस 30। और साइन 90 माइनस 30 क्या होता है कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कोस 30। जब कोस 30 आ जाएगा, ऊपर साइन ऑलरेडी है, नीचे कोस 30 आ गया, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट, तो ये टेंजेंट 30 आ गया। इसी तरह से टाइम पीरियड की रेशो देखो, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πm/qb। चार दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो ना तो ये रेडियस पे डिपेंड करता ना वेलोसिटी पे। तो यहां नीचे भी हमने 2πm/qb ये रेशो ले ली, ये कितनी आ गई 1, अपने को ए दे रखा, मतलब ए की वैल्यू आ गई 1, बी की आ गई हमारे पास टेंजेंट 30। अब हम देखते हैं सी क्या था हमारे पास, पिच की वो थी, दोनों में 30 और 60 डिग्री पे जो एंगल पे जो चार पार्टिकल जा रहे थे उनकी पिच की रेशियो होती, तो बच्चों सी दे रखी थी। पिच होता कितना है, ये इनटू में टाइम पीरियड, घूमने का जो टाइम है। टाइम पीरियड तो देखो किस पे डिपेंड करता नहीं, रेडियस पे, वेलोसिटी पे, तो टाइम तो एक कट जाएगा। तो एक बार ये वेलोसिटी आ जाएगी v cos 30, दूसरी बार क्या आ जाएगी v cos 60। अब फिर cos 30 को हम क्या बोल सकते हैं, cos 90 माइनस 60, और cos 90 माइनस 60 क्या होता है साइन थीटा, मतलब कि साइन 60 हो गया। देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो पहले हमने cos को ये लिख सकते थे, फिर ये हमारे पास साइन 60 बन गया, साइन बाय cos पर टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 और इसकी होती है 1/√3। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करें ए बी सी को, तो ए तो 1 था, बी था हमारे पास 1/√3, सी था हमारे पास √3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। वो कह रहे हैं H पॉजिटिव, He पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी से हमने एक्सेलरेट करे। तो अपने से पूछा है कि उनकी जो वो जो उनकी रेडियस क्या होगी, मतलब कौन कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ये पूछा है इनडायरेक्टली। तो बच्चों पहले तो आप ये देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। अब यहां पर जो v निकालना होता है ये मैंने आपको बता रखा है, v क्या होता है, पहले r को याद कर लो, r इज इक्वल टू mv/qb। यहां से v कितना हो जाएगा, qb ऊपर और m नीचे, qbr/m हो जाएगा v। अब ये v ऐसे कैसे इसमें पुट कर दो, देखो q² b² r²/m² हो जाएगा, ये m से m भी कट जाएगा। अब यहां से रेडियस निकालोगे तो क्या आ जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये QB जो है वो डिवाइड में आ जाएंगे, M भी ऊपर चला जाएगा, हमारे पास जो रेडियस है वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये बस इसको रिशफल किया, रेडियस आ गई। रेडियस जो है वो √m/q पे डिपेंड करती है। अगर हम तीनों की रेशियो देख लें, तीनों की रेशियो किस किस चीज की रेडियस निकालने के लिए, मास बाय चार्ज की। सबसे पहले H पॉजिटिव के ऊपर चार्ज कितना होगा 1 यूनिट, HE के ऊपर भी कितना होगा 1 यूनिट, और O2 पॉजिटिव पे 2 यूनिट। नीचे चार्ज मैंने सबके लिए देख लिए। अब इसके बाद मास देखते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है, ये तो हमने देख लिया कि एक तो ये 1 पॉजिटिव था, ये भी हमारे पास हीलियम क्या था 1 पॉजिटिव था, और ये 2 पॉजिटिव था। तो हमने देख लिया तो चार्ज आ गया। मास क्या है बच्चों, अगर हाइड्रोजन का 1 मास है मोलिकुलर मास, तो अपने पास हीलियम के लिए 4 होता है और ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। तो ये रेशियो आ गई 1:2:2। हेंस हीलियम और ऑक्सीजन जो है वो तो डिफ्लेक्ट होंगे, इक्वली होंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, हीलियम एंड O2 विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास, इसके बाद आता है एक कार की बैटरी है, वो कनेक्टेड है, एक सेकंड इसमें मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूं।
जो रेडियस है वो देखो, रेडियस जो है इसकी कम बनेगी, कौन से की, हाइड्रोजन की। कम बनने का मतलब है जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। रेडियस ज्यादा होने का मतलब है बड़ा गोला बनना और डिफ्लेक्शन धीरे धीरे होना। तो ये लीस्ट वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। कई बार बच्चे ये ना सोच रहे कि ये 1 आया है तो ये क्यों नहीं है ठीक, ये लीस्ट होगा, तो लीस्ट नहीं होगा। रेडियस कम होने पर ट्रेजेक्टरी ज्यादा कर्वेचर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक वायर दे रखी है जिसके पास 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर दे रखी है, और अपने को दूसरी वायर दे रखी है जो कि उससे 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, और इफ द करंट इन वायर इज 200 एम्पियर फाइंड द फोर्स बिटवीन द वायर्स। बच्चों अपने को ये कह रखा है कि हमारे पास द बैटरी ऑफ कार इज कनेक्टेड टू मोटर बाय 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर्स। दो वायर दे रखी हैं, दोनों में डिस्टेंस दे रखा है और करंट भी दे रखा है। बच्चों तो हमारे पास डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला होता है, कोई भी टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो हमारे पास अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नीचे 2 पाई था तो 2 पाई है। डिस्टेंस देखो दे रखा था अपने को 1 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। दोनों करंट गिवन थे 200। अगर हम इसको यहां से सोल्व कर लेंगे तो 0.8 न्यूटन पर मीटर आ गया। ये पर यूनिट लेंथ पे है। अब जो वो कह रहे हैं कि है ना, फाइंड द फोर्स बिटवीन द वायर। लेंथ देखो कितनी दे रखी है वायर्स की, लेंथ भी दे रखी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर्स है। तो अपन ने एक वायर दूसरी पे फोर्स लगाएगी तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया कोई भी एक वायर दूसरी पे कितना फोर्स लगाएगी। 50 सेंटीमीटर को 0.5 लिख सकते हैं, मतलब कि आ जाएगा 0.4 न्यूटन। तो अब ऑप्शन नंबर जो है वो ए आ जाएगा। और बच्चों देखो, अगर तो बैटरी को किसी एक बैटरी से वायर को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक में करंट जा रहा होगा और एक में वापिस आ रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तभी तो कोई गाड़ी को चार्ज कर रही होगी, ये करंट चल रहा होगा तो एक साइड करंट ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता तो हमेशा क्या होती है, रिपल्सन। इसीलिए हमारे पास जो रिपल्सिव वाला वो आया, इसलिए ये नहीं आया। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बच्चों वो कह रहे हैं 3 लॉन्ग वायर्स दे रखी हैं सी, डी एंड जी, और उनके पास करंट भी दे रखा है अपने को। एक्सपीरियंस 25 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है इस वायर की, और पूछा ये नेट फोर्स कितना फील करेगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये दोनों में अपोजिट वाला करंट है, तो जो डी वायर है वो सी को भगाना चाहेगी दूर, मतलब जो फोर्स ऑन सी वायर लगेगा ड्यू टू डी वो रिपल्सिव होगा। अब इन दोनों में भी अपोजिट है, तो ये जो जी वायर है ये भी क्या करना चाहेगी, इसको रिपेल। फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी वो इधर होगा। अब दोनों में से देखते हैं जीतता कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डी वाला इसके पास भी है और करंट भी ज्यादा, ये जीतेगा। तो इसका फोर्स निकाल के उसका फोर्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। चलो पहले फोर्स का पहले हम देख लेते हैं ये फोर्स आता कितना है। तो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, एफ सी डी आएगा कितना। एफ सी डी जो है उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I1 I2 बाय I1 I2 बाय 2 पाई, दोनों बीच में डिस्टेंस को डी लिख दूं, साथ में जिस वायर पे फोर्स लग रहा है उसकी लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको लिख दूं मैं वैल्यू लेंथ को 25/100 एक बार मीटर में लिख दिया। एक बार इस पूरी वैल्यू को सोल्व करते हैं। हम इसके अंदर इस वायर को मान लेते हैं, ये जो है वायर 1 है, ये वाली 2 है और ये वाली क्या है 3। अब 1 के अंदर करंट कितना है 10 एम्पियर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन, इसको मैं नीचे 4 पाई लिख देता हूँ क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10 की पावर -7, और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इतनी चीज को मैंने सोल्व कर दिया। अब I1 अपने को दे रखा है 10 और I2 अपने को दे रखा है 30 डिवाइड बाय, दोनों बीच में डिस्टेंस देखिए कितना है, डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3। इनटू में 25/100 मतलब क्या आ गया 1/4। अच्छा ये डिस्टेंस भी है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर है, इसको भी 3/100 से मैंने क्या कर दिया, इसको मीटर में चेंज कर दिया। ऐसे ही अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी निकाल लो, इस सी वायर पे जी कितना फोर्स लगाएगी। तो हम इसके अंदर देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब की बारी करंट I1 तो दे रखा है 10 क्योंकि सी वायर पे 10 ही है, लेकिन जी को पाई 3 माने तो इसमें कितना है 20, तो ये आ गया 20। दोनों में डिस्टेंस भी कितना दे रखा है अपने को, देखो 10/100, ये आ गया 10/100, साथ में 25/100, क्योंकि नेट फोर्स जो सी वायर लग रहा है उसकी लेंथ पे अपने को लिखनी पड़ेगी। अब इसमें से इसको माइनस करना है, पहले तो जो चीजें कॉमन आती है वो ले लेते हैं।
तो हम देखते हैं हमारे पास यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, एफ नेट जब निकाल रहे हैं तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 भी कॉमन आ जाएगा, या एक बार इसको यही सोल्व भी कर देते हैं, देखी जाएगी जो होगा वो करेंगे। तो पहले तो ये दोनों जीरो जो है ऊपर चली जाएंगी, ये यहां से हटा देते हैं। अब ये 3 से कट के कितना आ गया 10, तो जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 रेज़ टू पावर -7। अब हमारे पास इसको भी जब आप सोल्व करोगे 4 और ये 100 को, तो ये आ जाएगा 25 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 50, तो ये तो आ जाएगा 50, ठीक है। और अब इन 10 की पावर को सोल्व कर लेते हैं। 10 की पावर 1 यहाँ पे है और -7 ये, एक बारी 500 इन 10 की पावर -7 मैं लिख लेता हूं। एक तो ये 10 आ गया, अच्छा ये 10 भी है, तो 5000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 हमने लिख दिया यहां तक। अब इसको भी ऐसे ही सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। अब देखते हैं तो हमारे पास ये कट के आ जाएगा, अरे ये 0 से 0 चली जाएगी, और ये आ जाएगा 1/4, फिर ये 4 पे कट के 5 की टेबल पे चला जाएगा। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 100, ये वाली 0 ऊपर चलेगी, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 2 50 इंटू में जब इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50 इंटू 100, ये आ जाएगा 5000 आ गया, सॉरी 5 टू द 10 लेंगे, आई एम सॉरी। तो यहां पर आ जाएगा, हाँ यहां हमारे पास आ जाएगा 5 टू द 10 और 2 0 ये रही 1 2, ये आ जाएगा 1000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। एक आ गया 5000 और एक आ गया ये वाला, इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा 4000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। तो 4000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, इसको सोल्व करो तो आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वो आ जाएगा। बच्चों इसको एक तरह से और भी कर सकते थे, पहले इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता, फिर उसका भी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड कहां था, अंदर, उस वाले का था बाहर। बड़े मैग्नेटिक फील्ड में छोटे को माइनस करते, फिर इस पे फॉर्मूला लग सकता था F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, साइन तो 90, ये लग जाता। अब ये बी नेट बस आपको निकालना पड़ता, इससे भी कर सकते थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो P पॉइंट के ऊपर। बच्चों देखो P पॉइंट जो है ना, इस वायर की तो एक्सिस पे है, तो यहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, क्योंकि अपने पता है बायोट-सावर्ट लॉ से dB क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा 0 डिग्री हो मतलब एक्सिस पे, या एंटी पे मतलब कि यहां हो या यहां हो, थीटा 0 या 180 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस, इस लाइन पे तो 0 हो गया, बट इस वायर के एक एंड पे लाई करता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड नियर द वन एंड देखते हैं, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डिस्टेंस। और अगर वायर के सेंटर पे होता तो ये वाला ऑप्शन होता। अभी ये वायर कहां है, एक एंड पे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वो कह रहे हैं पी क्यू के अंदर भी करंट जा रहा है 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है। मिड पॉइंट के ऊपर कह रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है तो 2 एम्पियर करंट को अगर ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, तो नया मैग्नेटिक फील्ड एम पे क्या बनेगा। सबसे पहले तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, उसका बाहर होगा, तो जो बी नेट आ जाएगा वो आ जाएगा वायर बी पी, इसको हम पी वायर मानते हैं, इसको आर मान लेते हैं, माइनस बी आर। बच्चों ये तो अंडरस्टूड है, उसमें करंट अगर 1 एम्पियर है तो मान लेते हैं 1 की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एक्स, तो इसमें 2 एम्पियर था, ये कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड 2x। तो हमारे पास जो बी नेट है वो कितना आ गया, हमारे पास बी नेट आ गया हमारे पास 2x माइनस एक्स, कितना आ गया x। मतलब कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो x आ गया। अगर मैं कहता खाली, अब ये तो अपन ने डिस्क्लोज कर दिया, इसको अपन ने, इसको सॉरी अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब ये भी नहीं मानता कि 1 वाली वायर के मतलब कितना होता है x। तो हमें पता चल गया कि पहले जो नेट आया था ना वही उस अकेले का आना चाहिए, नेट उन्हें करके बी आया था, इसलिए हमारे पास बाद में भी आंसर क्या आना चाहिए बी। क्योंकि बस अब की बारी क्या होगा ना, पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, इसका बाहर था, तो ये वाली जो वायर है जीत गई थी। अब की बार ये है नहीं, तो अब की बार इसका मैग्नेटिक फील्ड वो कहां आएगा,
आउटवर्ड आएगा। वो कहाँ आएगा? आउटवर्ड। डायरेक्शन इसे पूछी नहीं, हम कहेंगे बी ही, इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वो कह रहे आर्क है, वो पाई बाय 2 एंगल बना रही है। तो जो पाई बाय 2 एंगल बना रही है आर्क, मतलब इस तरह से दे रखी है। तो या तो अपने को पता है पूरी जो वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, हाफ के सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाय इसका भी आधा मतलब 4r, क्वार्टर रिंग हो तो म्यू नॉट आई बाय 8r इसका भी आधा होता है। या तो डायरेक्ट इसका कर लो या आप फॉर्म में पुट कर देना। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्ट क्या होता है। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू थीटा। थीटा अपने को पाई बाय 2 दे रखा है, तो पाई बाय 2 करोगे तो पाई से तो पाई कट जाएगा, नीचे फिर 8, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में कह रखा है अपने को दो वायर दे रखी है, इनमें करंट जा रहा है आई और इसमें भी करंट जा रहा है आई, सेम डायरेक्शन में। नीचे जो एक्स और वाई है इनमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। बस वो इलेक्ट्रॉन अगर वहां चल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात करंट कहां चल रहा है? आई यहाँ, इसमें भी कहां चल रहा है? आई। वो पूछ रहे हैं कि इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन किसमें होगी। ऑप्शन है देखो, देखो ए और बी में रिपल्सन होगी, सॉरी अट्रैक्शन होगी, तो ठीक है। एक्स और वाई में क्या होगी? रिपल्सन। ये रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों इनमें आपस में देखा है, इनमें तो सेम डायरेक्शन में करंट है, एक्स में भी यहां है और वाई में यहां है, तो इनमें आपस में क्या होनी चाहिए? अट्रैक्शन। इनमें भी क्या होनी चाहिए? अट्रैक्शन। ये रॉन्ग है। रिपल्सन बिटवीन ए बी रॉन्ग है, अट्रैक्शन बिटवीन ए बी एंड एक्स वाई ये ठीक है। हेंस ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो अपने को है ना, ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है अपने को कितना? ये दे रखा है 90 डिग्री। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वायर के से अपन देखते हैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पे देखना है। अगर ये 90 तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये वाला डिस्टेंस जो कि इसमें खैर रेडियस होगा, आर होगा, आर इंटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। साइन फाई 1 भी 45 डिग्री है और साइन फाई 2 भी कितना है? 45 डिग्री। ये वायर के एट एनी पॉइंट के लिए था। इसी से तुम जब है ना इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के सेंटर पे देखते हो, अगर ये वायर बड़ी होती जाती थी तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 हो जाता था, ये 90, ये 91 हो जाता था। वो इसका स्पेशल केस था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला कि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। जनरल फार्मूला ये होता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें और वो जो पूरी लूप है उसके लिए क्या फार्मूला होता है? ये तो हो गया वायर का, इसको B2 मान लो। ऐसे B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। बच्चों अगर ये 90 अपन ने कट कर दिया, ये वाला 90 अपन ने कट कर दिया, तो बचा हुआ कितना हो गया? ये वाला 90 अपने को देखना है, जो कि होगा 3/2 पाई या 3 पाई बाय 2। अब ये B1 है, ये B2 है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। सेंटर पे देखना है, इस वायर में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, करंट जा रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और उस लूप की वजह से भी कहां होगा? इनवर्ड। तो दोनों को ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे, सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूं क्या क्या आता है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। इनको ऐड करने में कॉमन क्या क्या आ रहा है? म्यू नॉट आई 4 पाई आर तो कॉमन आ रहा है, इनको कॉमन ले लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और रेडियस कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 3/2 पाई। पाई को 3.14 लिख लेते हैं, प्लस में यहां बच जाएगा हमारे पास ये साइन 45 1/√2 होता है। 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा? 2/√2। डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते नहीं तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 बन जाएगा ऊपर जस्ट। ये √2 ऊपर वाले कट के √2 बना देगा, तो प्लस में आ गया √2 हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास अंडर द √2। अब हम इसको सोल्व करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। अपने करंट देखो कितना गिवन है, इस वायर के अंदर करंट गिवन है 5 एम्पियर, तो करंट को हमने लिख दिया 5। आर देखो रेडियस, रेडियस हमें कितनी गिवन है? 120 mm, तो 120 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको आप सोल्व करोगे, पहले ये कट जाएगा, 2 1 जा 0.5, हमारे पास 5 जा 7, ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा हमारे पास आ जाएगा 21। 1.57 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 4.71 आ जाएगा। 4.71 प्लस में ये होता है 1.414। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 6.12 बन जाएगा। अब बच्चों जब अपन इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको देख लो, 5 की टेबल पे चल जाएगा,
5 2 जा 20, फिर 5 4 पे। अब ये जो कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ही है वाली चीज 6.12, 6 हमारे पास होता है 6 4 जा, ये 4 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, मानते 3.8 आ गया। अब हम पावर्स को भी सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 10 रेज पावर -7, तो थी, ऊपर था क्या बन गया 10 रेज टू पावर -7, ये प्लस का बन के 10 रेज पावर -4, डिवाइड में आ गया 3.8, कितना आ गया 3.8, 1 डिवाइड बाय 3.8 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3.8 करते हैं तो यहां कर देते हैं 3.8, पहले ना जाने का 0, फिर 10 बन गया ये, ठीक है यहां तक। या इसको मैं ऐसे कर दूं 1 डिवाइड बाय 10 है ना, तो 3.8 की जगह ये बन गया एक किस्म का 10/38। अब 10/38 करते हैं, एक बार कैलकुलेट करता ना कितना आ रहा है ये 10/38, फटाफट से 10/38 कितना आ रहा है 0.26, तो हमारे पास लगभग मतलब ये वाला आंसर आना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास क्या है 10 रेज़ टू पावर -4 है ना, 26 करोगे तो ये 10 रेज़ टू पावर -6 बन जाएगा, तो 28 माइक्रो टेस्ला आना चाहिए हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, इसमें बच्चों देखो 2 हाफ रिंग दे रखी है, एक अंदर वाली रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर, और जो दूसरी रिंग है देखो करंट जो है वो इस तरह पास होता होता यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, ऐसे चल रहा था। तो जो ये वाली रिंग है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर, और जो बड़ी रिंग है आउटर रिंग उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर। तो हमें पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटी रिंग का, मतलब छोटी वाली रिंग में से मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाली का माइनस करना है। तो जो हमारे पास बी नेट है, तो बी नेट जो है हमारे पास आ जाएगा, छोटे वाली रिंग को बोलते हैं इनर रिंग, माइनस में आउटर। इनर रिंग के लिए क्या फार्मूला होगा, μ0I अपॉन 4 आर स्मॉल है कैपिटल, तो कैपिटल R1, क्योंकि हाफ रिंग का μ0I बाय 4R1 होता है। आउटर रिंग का होगा μ0I बाय 4R2, μ0I और 4 तो कॉमन आ जाएगा। बच्चों इसमें पाई अपने को एक्स्ट्रा दे रखा है शायद, नहीं इस ऑप्शन में नहीं है पाई, एक इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो μ0I जो है वो बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं एक लॉन्ग वायर है, उसको एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा है एंड दे कैरी करंट आई, 2 लॉन्ग वायर है एक्स और वाई के लॉन्ग रखा है, मैं बना देता हूं ऐसे, देखो एक्स एक्सिस में पड़ी है, एक वायर कहां पड़ी है वाई में, तो ये कह रखा है कि करंट दे रखा है आई दोनों में, इन पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मतलब करंट आई इसमें चल रहा है, आई इसमें चल रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड 0,0,d, 0,0,d मतलब जेड एक्सिस पे होगा, जो कि बाहर की तरफ होगा। मैं अगर आपको ऐसे यहां से बता दूं कि यहां से बाहर की तरफ, एक बार मुझे उस साइड जाने दो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का ये अपने को बाहर की तरफ देखने, मतलब यहां की ऊपर वाली जो वायर जा रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, हमको रखा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा बाहर वाले पॉइंट पे, इधर की तरफ मतलब इधर की तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, वायर कुछ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा यहां। अब इस वाले की देखो एक्स वाली की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, एक्स था उधर, हमने थंब को यहां रखा, जो बाहर जो पॉइंट होगा उसको क्या किया जाएगा, नीचे की तरफ प्रेस किया जाएगा, तो इस तरफ जाएगा। ये वाली जो है हमारे पास, अच्छा ये इस वायर का भी क्या है एंड पॉइंट, यहां जो वायर पड़ी है उसके लिए भी क्या है एंड पॉइंट, किसी भी वायर के एंड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I बाय 4πr, सेंटर पे होता है, बस यहां 2 लग जाता है। अब एक तो जा रहा है कंपोनेंट आई कैप की तरफ और एक जा रहा है -j कैप की तरफ, तो इसके अकॉर्डिंग देख लो हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि डिस्टेंस डी था तो बस आर को हम यहां पे क्या पुट कर देंगे डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए है, तो एक मिनट रुको, 2 वायर है अलोंग द एक्स एक्सिस, दे कैन, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, रियली सॉरी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं कि ओरिजिन से सेंटर हो रही है, स्टार्ट हो रही है। अलोंग द एक्स एक्सिस मानेंगे तो ऐसा मानेंगे कि ये इनफाइनाइटली चली जा रही है, ओरिजिन तो सेंटर पे है, तो इसमें फार्मूला कौन सा बन जाएगा, ऐसी वाई को बहुत नीचे मान लेंगे, तो हम मान लेंगे ये वायर के किस पे लाई करता है, नियर द सेंटर, नियर द सेंटर में यहाँ पे 2 आता है, तो इसलिए इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ऑप्शन है वो आ जाएगा 36 का ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 37 पे। वो कह रहे हैं टू आइडेंटिकल कॉइल है, इक्वल करंट है और कॉमन सेंटर है, बट प्लेन्स आर राइट एंगल। मान लो एक यूं है और दूसरी जो है वो यूं। एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे वो कहां जाएगा, इधर, और दूसरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे जिसमें करंट ऐसे जा रहा है वो जाएगा ऊपर। तो मैं इसको अलग कलर के पेन से बना देता हूं। एक का मैग्नेटिक फील्ड तो यहां है, जो लूप L1 मान लो, और जो ये वाला लूप L2 है इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, ऊपर। सेम करंट है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी बनाएगी और ये भी सेम करंट, आइडेंटिकल कॉइल मतलब सेम रेडियस है। तो जब भी दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो आपको पता है रिजल्टेंट का फार्मूले से अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से कोई भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं ना, सेम वेक्टर, तो रिजल्टेंट आता है √2 टाइम ऑफ एनी वन। तो √2b जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। वो कह रहे हैं ये बताओ ये जो पूरी लूप है इसके साथ क्या होगा। तो आप देखो यहां पर जब इन पे जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल हो जाएगा, एक पे ऊपर एक पे नीचे लगेगा। ये देख लेना किस पे ऊपर किस पे नीचे लगता है, और ये कैंसिल हो जाएगा। बट इस वाली वायर में देखो, इस वाली में क्या होगा, इन दोनों में देखोगे सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगी। इसमें और इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, रिपल्सन होगी। बट ये दूर है तो रिपल्सन कम होगी, इसकी अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। तो ओवरऑल ये पूरे पूरी जो स्क्वायर लूप है इस तरफ खींची जाएगी, इसलिए इसका आंसर आएगा मूव टुवर्ड द वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 39 सॉरी। वो कह रहे हैं बच्चों ये बताओ इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो बच्चों, अगर यहां से हमारे पास करंट जा रहा है टोटल आई, इसमें कुछ क्लियर मेंशन नहीं हो रहा लेकिन आई जा रहा है, ये मानते हैं आई जा रहा है और आई बाहर आ रहा है। बच्चों हमारे पास करंट के दो रास्ते हो जाएंगे, करंट के दो रास्ते हो जाएंगे। इसमें ना करंट चलेगा, मान लेते हैं लेट कर लो 2x, इसमें चलेगा x। ऐसा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो इस वायर की जो लेंथ है ना वो डबल है। लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डबल। रेजिस्टेंस डबल होने से करंट हो जाता है आधा। अगर इसमें 2x लिया है तो इसमें क्या आएगा, x। ये करंट ऐसे चल रहा है, x। टोटल हमने आई को 3x मान लिया। बस मुझे ये दिखाना था कि ऊपर आधा पार्ट जाएगा कि लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है तो करंट क्या जाएगा, ज्यादा। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो है जब करंट उधर जा रहा है, थंब को मैंने वहां रखा, सेंट्रल पॉइंट को अंदर की ओर प्रेस किया जा रहा है, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। मैं क्रॉस से दिखा दूं। अब इसका देखते हैं, मैं इस साइड आ जाता हूं, देखो ध्यान से। अब की बारी क्या है, मैंने इधर रखा थंब को नीचे इस तरह से, और सेंट्रल पॉइंट को प्रेस करा जा रहा है। कैसे कर जा रहा है, अंदर। इसकी वजह से भी इफेक्ट कहां है, इनवर्ड। अब मैं इधर दोबारा से इसकी वजह से दिखाता हूं, इसकी वजह से कहां है, आउटवर्ड। तो इसको मैं डॉट से दिखा देता हूं। अब ये दोनों x करंट थे, ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे उसका डबल कर देंगे, पर ये डबल अकेला ही बना रहा है और आउटवर्ड। वो दोनों इनवर्ड थे तो उनको ऐड करते ही अकेला ही 2 टाइम बना रहा है आउटवर्ड। तो नेट कैंसिल कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छा, वैसे अपने को सोल्व करना होता ना इस क्वेश्चन को, मान के चलो गलती से ऐसे करंट दे रखा होता तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाते, इसका इनवर्ड उसका आउटवर्ड, इसका बच जाता। तो कोई भी वायर के लिए हम देखते हैं यहां से ये डिस्टेंस निकालना पड़ता, ये वाले दोनों एंगल निकालने पड़ते, क्योंकि पूरा अगर एंगल ये 60 था इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ये वाला जो एंगल अगर वो 60 था तो ये पूरा तो हाफ होता 30, ये 90 है तो ये कितना होता 60, ये भी होता 60। तो एक वायर का निकालना होता ना तो इस पे फार्मूला लगाते μ0I/4 ये वाला डिस्टेंस को L मान लो, साइन φ1 + φ2 दोनों 60 है तो 2 sin φ 60 है। इस तरह सोल्व करते हैं, पर अभी अपने को नीड नहीं पड़ी इसलिए 0 आ गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें देखो वायर के दोनों एंड से अपने को एंगल दे रखा है इस पी पॉइंट का। बस ये फिगर जो है ना वो समझ लो इस तरह से अपन ने बना दिया। ये हमारे पास कोई एक वायर है, जो मैं पहले बनाता था उसके अंदर जो इस साइड बनता था कि मतलब मैं कहता था ये वायर है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहां से कितना एंगल बना रहा है और यहां से आप एंगल ही तो देखते थे। अब की बारी जो पी पॉइंट है ना ये करंट जा रहा है तो यहां ले लिया, जैसे यहां पे ले लिया। तो अपन ने इस पी पॉइंट से देखो, पहले भी आप वायर के दोनों एंड पे आते थे ए और बी पे, अब भी देखो वायर के दोनों एंड का एंगल देख लिया, ए का भी देख लिया और बी का। एक का एंगल 60 आ रहा है, एक साइड से कितना आ रहा है
हमारे पास 30 और एक से 60 आ रहा है। तो हमने देखा कि फॉर्मूला होता है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है। थीटा 1 की जगह हमने 30 पुट कर लिया, थीटा 2 की जगह हमने कुछ भी आगे पीछे कर सकते थे। तो इनकी वैल्यूज को रखेंगे, हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि हमारे पास गिवन है म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई आर अंडर द रूट ब्रैकेट में √3 - 1। ये हमारे पास डीपीपी नंबर 62 के सोल्यूशन थे।